हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरएन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे आपको मिलता है क्लास 9 टू क्लास 10 साइंस मैथ्स की सारी वीडियो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का जो चैप्टर था रिप्रोडक्शन, उसका पार्ट 2, जिसमें पार्ट 1 में हमने कवर किया है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और पार्ट 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस को अगर मैं कहूँ तो ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ह्यूमन में होता है एक स्पर्मेटोजेनेसिस जो कि मेल में होता है, और फीमेल में होता है oogenesis, और हम आज इन दोनों पार्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो पहला पार्ट है वो गैमेटोजेनेसिस का, आइए स्टार्ट करते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब ही है गैमेट का फॉर्मेशन, और जो कि बनता है हमारे सेक्स ऑर्गन्स में। और जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो कहाँ होगा, वो मेल बॉडी में होता है। तो उनके लिए जो ऑर्गन है वो क्या है, टेस्टिस है। क्या है, टेस्टिस। और फीमेल में क्या है, वो ओवरी है, ओवरी होता है। ठीक, यही प्रोड्यूस करते हैं गैमेट। गैमेट होता है स्पर्म एंड ओवम। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। टेस्टिस में एक इमेच्योर मेल जर्म सेल, जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, ये प्रोड्यूस करती है स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, इसमें सर्टोली सेल्स भी होती हैं जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, लीडिंग सेल्स होती हैं। बाकी हमने इसको पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। द बिगिंस एट प्यूबर्टी। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है। ठीक, जो स्पर्मेटोगोनियम होता है, सिंगुलर इसका है, ये हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होता है। कहाँ होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। और ये माइटोटिक डिवीजन करता है। क्या करता है, माइटोटिक डिवीजन, और इंक्रीज करता है अपने नंबर को। माइटोटिक डिवीजन करके इंक्रीज करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट में 4 सेल्स बनती हैं। Each spermatogonium is diploid and contain 46 क्रोमोसोम। स्पर्मेटोगोनियम किस फेज में होता है, 2n फेज में होता है, और इसमें 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। Some of the spermatogonium are प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। यही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी कहलाते हैं। पीरियोडिकली ये मियोसिस में फिर जाते हैं। पहले 2n फेज में रहते हैं, उसके बाद अब मियोसिस में जब जाएंगे तो n फेज में बन जाएंगे, और रिडक्शन डिवीजन से डिवाइड होकर के ये 2 इक्वल हाफ में हैप्लॉइड सेल बना देते हैं। क्या बनाते हैं, जो 2n था उससे क्या बन जाता है, हैप्लॉइड सेल बन जाती है। ठीक, इन हैप्लॉइड सेल को बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जिसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं, 23 क्रोमोसोम। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर होता है एक सेकेंड मेयोटिक डिवीजन में जाता है। किस में जाता है, सेकेंड मेयोटिक डिवीजन में। और वो जो 2 nn फेज में थे, फिर वो 2 और n फेज के सेल्स को प्रोड्यूस करता है, और ये 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। और इस तरह से हम क्या देखते हैं कि जो 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनते हैं, इन्हीं से क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ बनता है। क्या बनता है, ये ट्रांसफॉर्म होकर के स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म बन जाते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। जब वो क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ बनता है स्पर्मेटिड से, इसी को हम क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस के बाद स्पर्म हेड बिकम एम्बेडेड इन सर्टोली सेल। अब सर्टोली सेल में क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये सर्टोली सेल्स है। ठीक है, और वहां पर जो स्पर्म का हेड है देखिए एम्बेडेड है, यहाँ से देखिए ये एम्बेडेड है। क्यों, न्यूट्रिशन लेने के लिए। ठीक है, and the finally released from the seminiferous tubule by the process of स्पर्मिएशन। और जब स्पर्मिएशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो इन स्पर्म्स को क्या होता है, सर्टोली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन सेक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRHs। ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन मतलब गोनाड्स को ये क्या करता है, एक्टिव करता है, मैच्योर बना देता है, जिससे कि क्या बनाने लगे, वो गैमेट्स बनाने लगे। हाइपोथैलेमिक हार्मोन अगर आपको पता हो तो वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। वो बाकी गोनाड्स को स्टिमुलेट करती हैं इन अपने वर्क को करने के लिए। ठीक है, जैसे स्पर्म को बनाने के लिए।
द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ GnRH एक्ट द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जो पिट्यूटरी ग्लैंड का इंटीरियर लोब होता है वो स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन किस, दो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको LH बोलते हैं एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको FSH बोलते हैं। ये क्या है, ये पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है उसके पोस्टीरियर पार्ट से ये रिलीज होता है, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये एक्ट करता है लीडिंग सेल पर, क्या करता है, लीडिंग सेल पर एक्ट करता है और स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ एंड्रोजन्स, ये एंड्रोजन बनाने के लिए उनको स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। एंड्रोजन इन टर्न द स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, और जब एंड्रोजन एक्टिव हो जाता है तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। FSH जो होता है वो किस पे एक्ट करता है, जैसे LH किस पे एक्ट कर रहा था, वो किस पे एक्ट कर रहा था, लीडिंग सेल्स पर एक्ट कर रहा था, लीडिंग सेल्स। और जो FSH है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो किस पे काम करता है, वो सर्टोली सेल्स पे काम करता है, किसमें, सर्टोली सेल पे। दोनों हार्मोन का अलग अलग फंक्शन है, आपको बहुत ध्यान से याद रखना है। क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन काम करेगा किस पर, ये काम करेगा लीडिंग सेल पे, और FSH काम करेगा सर्टोली सेल में। और सर्टोली सेल पे जब काम करता है तो ये क्या स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर व्हिच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए FSH काम करता है, ठीक है, किस पे, सर्टोली सेल्स पे। आइए पहले हम यहाँ पे देखते हैं स्पर्म का एक पूरा फाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है वो मेनली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला हेड रीजन है, यहाँ से यहाँ तक हेड रीजन है, ठीक। और फिर ये नेक रीजन है, इसकी ये नेक इतना है, फिर ये पूरा रीजन यहाँ पे नेक की तरह जो आपको दिख रहा है। उसके बाद ये टेल है आपकी, ठीक है, ओके। अब हम इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। जैसे अब हमें हेड के बारे में पढ़ना है, सबसे पहले आपको एक्रोसोम दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ऐसे केमिकल्स भरे हुए हैं जो कि क्या करेंगे, बाद में जाकर के ओवम का जो बाहर का एक लेयर होती है उसको डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके अंदर एक्रोसोम इस तरह से फिल होता है, ठीक। सेकेंड है न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल, और इसके अंदर ये क्रोमोसोमल मटेरियल इसी में पड़ा हुआ है, ठीक है, क्रोमोसोम पड़ा हुआ है। फिर नेक पे आ जाते हैं, ये मिडिल पीस है जिसमें ढेर सारी आपको क्या दिखाई दे रही हैं, माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रियंस क्या करती हैं, एनर्जी सोर्स है। जब इजैकुलेशन होता है तो स्पर्म मूव करता है, स्पर्म को मूव करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ओवम की तरफ ये अप्रोच करते हुए जब भागता है उस टाइम पे इसको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहाँ से मिलती है, इन्हीं माइटोकॉन्ड्रिया। तो स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है हमने यहाँ पे देख लिया। आइए इसके बारे में और डिटेल जानते हैं थियोरी की तरह। तो यहाँ पर जो स्पर्म की बॉडी होती है वो हेड, नेक, एक मिडिल पीस एंड टेल, 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। यहाँ पे नेक और मिडिल पीस को अलग अलग रखा गया है, ठीक है। और एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो इन्वेलप करती है इस पूरी बॉडी को, पूरी बॉडी को एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेलप करती है, ठीक है। और स्पर्म का जो हेड है वो इलोंगेटेड होता है, मतलब कि हेड जो ऐसे है ना होकर के थोड़ा सा इलोंगेटेड होता है जो कि पेनिट्रेट करता है, ठीक है। और इसके अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। एंटीरियर पोर्शन विच इज कवर्ड बाय द कैप स्ट्रक्चर कॉल्ड द एक्रोसोम, ऊपर का जो एक्रोसोम था कैप लाइक स्ट्रक्चर था, आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। मिडिल पीस में न्यूमेरस माइटोकॉन्ड्रियंस होते हैं, ठीक, जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और ये फैसिलिटेट करते हैं कि स्पर्म मोर्टेलिटी हो, ठीक है। द ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स अबाउट 200 to 300 million sperm during a coitus, of which for normal fertility at least 60% sperms must have normal shape and size, at least 40% of them must show vigorous mortality। मतलब एक इजैकुलेशन में एक ह्यूमन 200 से 300 मिलियन स्पर्म को रिलीज करता है, जिसमें से 60% को क्या होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल शेप और साइज का होना चाहिए, और उस 60% के 40% को ये दिखाना चाहिए बहुत ही विग्रस मोर्टेलिटी, बहुत ही तेज मूवमेंट दिखाना चाहिए, तभी फर्टिलिटी हो सकती है, ठीक है। स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एक्सेसरी डक्ट। पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से वो रिलीज होता है, फिर वो एक्सेसरी डक्ट से होकर के एपिडिडाइमस सिक्रीशन, जो एपिडिडाइमस का होता है, वास्ट डिफरेंसेस सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट आर एसेंशियल फॉर द मैच्योरेशन एंड मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्म। मतलब स्पर्म की मोर्टेलिटी और मैच्योरिटी के लिए एपिडिडाइमस का सिक्रीशन, वास्ट डिफरेंसेस का सिक्रीशन, सेमिनल वेसिकल्स का सिक्रीशन और प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन जरूरी होता है,
ठीक है। सेमिनल प्लाज्मा जो है स्पर्म के साथ कॉन्स्टिट्यूट करती है सीमेन। क्या बनाती है? सीमेन। The function of male sex accessory duct and gland are maintained by the testicular hormone androgens। ये तो आपको पता ही होगा, एंड्रोजन से ये सारा काम होता है, ठीक है। और म्यूचुअल अब हम चलते हैं oogenesis पे। किस पे चलते हैं? oogenesis। oogenesis एक काफी लॉन्ग प्रोसेस है, इसके बारे में आइए समझते हैं। जो एग का फॉर्मेशन होता है मैच्योर फीमेल एग गैमीट का, उसको oogenesis बोलते हैं, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस से अलग होती है। ये इनिशिएट होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज पे व्हेन अ कपल ऑफ मिलियन ऑफ गैमीट मदर सेल oogonia आर फाउंड विद इन ईच फेटल ओवरी। मतलब जब फीटस का फॉर्मेशन होता है, गर्ल चाइल्ड का फॉर्मेशन होता है, उसी टाइम पर बहुत सारी oogonia उसकी बॉडी में प्रेजेंट होती है, उसकी ओवरी में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और बाय आफ्टर बर्थ कोई भी oogonia का फॉर्मेशन नहीं होता, मतलब जो oogonia बर्थ के पहले बन चुकी है वही रहेंगी, उसके बाद कोई भी oogonia का फॉर्मेशन नहीं होगा। और दी सेल स्टार्ट डिवीजन एंड एंटर टू द प्रोफेज फर्स्ट ऑफ द मियोटिक डिवीजन एंड गेट इट टेम्परली अरेस्टेड एट दिस स्टेज। और जब ये प्रोफेज फर्स्ट में होती हैं मियोटिक डिवीजन के, और उसी टाइम पे इस स्टेज पे अरेस्ट हो जाती हैं, मतलब वहीं पे रुक जाती प्रोफेज फर्स्ट में, और ये प्राइमरी oocyte कहलाती हैं तब, ठीक है। और कब तक ऐसा होता है? यहाँ पे है जो प्राइमरी oocyte होती है सराउंडेड होती है एक लेयर से, जिसको ग्रैन्युलोसा कहते हैं, ग्रैन्युलोसा सेल की, इसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी फॉलिकल। अ लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल डीजनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। और इस फॉलिकल का बहुत सारा अमाउंट डीजनरेट होता जाता है बर्थ से लेकर प्यूबर्टी के बीच में। प्यूबर्टी तक केवल क्या होता है, मतलब बहुत सारी जो मिलियंस ऑफ जो oogonia थी, उसमें से केवल 60 से 80 हजार प्राइमरी फॉलिकल्स ही बची रह पाती हैं, और बाकी क्या हो जाती हैं? डीजनरेट हो जाती हैं, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय द मोर लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स। इनको क्या होता है? प्राइमरी फॉलिकल इससे कवर्ड होती है, एंड न्यू थीका आर कॉल्ड द सेकेंडरी फॉलिकल। और उस न्यू थीका को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल हमने पहले ही पढ़ लिया था, अब उसके बाद उसके ऊपर जो सेकेंड लेयर लगती है उसको बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म इनटू द टर्शियरी फॉलिकल, ठीक है। उसके जब ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है टर्शियरी फॉलिकल में, एक कैरेक्टरिस्टिक फ्लूइड इसके अंदर भर जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंट्रम। The theca layer organized into the inner theca interna and an outer theca externa। और ये दो तरह के क्या होते हैं? थीका होते हैं, एक्टर्ना एंड इंटरना, दोनों इनके ऊपर होते हैं। It is important to draw your attention that it is the stage that the primary oocyte within the tertiary follicle grow in size and complete the first meiotic division। और सबसे जरूरी बात यहाँ पे क्या है कि ये जो थीका एक्सटर्ना इंटरना का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक। और ये कि अनइक्वल डिवीजन होता है, मतलब यहाँ पे जो दो सेल्स बनती है, एक बहुत छोटी और एक बड़ी होती है, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte एंड अ टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट पोलर बॉडी। और इसको क्या बोलते हैं हम? सेकेंडरी oocyte, जो कि काफी बड़ा होता है, ठीक है। आइए देखते हैं, यहाँ पे है ओवरी का एक सेक्शन आपको दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे कार्पस ल्यूटियम है, ओवम है, फिर है ग्राफियन फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, यहाँ पे ये टर्शियरी फॉलिकल है, ठीक है। और ये प्राइमरी फॉलिकल है, ब्लड वेसल्स है जो कि इसको ब्लड को सप्लाई दे रही हैं, ठीक है। आपको ये टर्शियरी फॉलिकल देखने में, आपको देखिए कैसे प्राइमरी से टर्शियरी कितनी अलग, यहाँ पे कितनी लेयर्स ऑफ सेल आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। टर्शियरी फॉलिकल चेंज हो जाती है ग्राफियन फॉलिकल में, ठीक। सेकेंडरी oocyte फॉर्म अ न्यू मेम्ब्रेन। अब क्या होता है? जो सेकेंडरी फॉलिकल होती है उसके ऊपर एक नई मेम्ब्रेन बनती है, जोना पेल्यूसिडा। क्या बनती है? जोना पेल्यूसिडा, ठीक, सराउंडिंग इट, और इसको सराउंड कर लेती है। ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर। अब ग्राफियन फॉलिकल टूट जाती है और रिलीज कर देती है सेकेंडरी oocyte को अपने अंदर से। क्या करती है? रिलीज कर देती है सेकेंडरी oocyte को अपने अंदर से, ग्राफियन फॉलिकल जो है वो टूट करके। और इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रॉम द ओवरी, इस प्रोसेस को बोलते हैं ओवल्यूशन। अब यहाँ पे देखिए ओवल्यूशन हो गया है, ये देखिए टर्शियरी फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल, और उसने क्या कर दिया? ओवम को रिलीज कर दिया है, ठीक है। इसी को ओवल्यूशन कहते हैं, रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। आइए हम इनको क्या करते हैं? डायग्राम से समझते हैं। बेसिकली हमें यहाँ पे दोनों का क्या करना है? कंपैरिजन करके स्टडी करना है, ठीक।
चलिए देखते हैं, ये हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस है और ये हमारा क्या है, oogenesis है। सबसे पहले क्रोमोसोम नंबर जो हर एक सेल में होता है 46 होता है, आपको ये मान के चलना है, ठीक है। प्यूबर्टी के टाइम पे यहाँ पे जो स्पर्मेटोगोनिया होता है, जो स्पर्मेटोगोनिया होता है उसमें क्या होता है, माइटोसिस होता है। क्या होता है, माइटोसिस होता है। माइटोसिस के बाद क्या होगा, एक से यहाँ पे 2 सेल्स बनेंगी। कितनी सेल्स बनेंगी, 2 सेल्स। और फिर से क्या होगा माइटोसिस, तो यहाँ पे फिर इस 2 सेल्स से फिर यहाँ पे डबल सेल्स बन जाएंगी, ठीक। और इनको हम अब क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं इनको, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जब होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। क्या हो रहा है, मियोटिक डिवीजन। और यहाँ पर हमको इस सेल से फिर हमको यहाँ पे 4 स्पर्मेटोजोन्स मिलते हैं। ये क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं। सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है, उसके बाद हमको क्या मिलते हैं, स्पर्मेटिड्स बनते हैं। और जो स्पर्मेटिड है इनमें जब डिफरेंशिएशन होता है तो स्पर्मेटोजोआ का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन, जो कि 23 मतलब हैप्लॉइड कंडीशन में होता है, क्रोमोसोम को कंटेन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक से, जो स्पर्म मदर सेल होती है उससे हमको 4 स्पर्मेटोजोआ मिलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होता है कि सारी की सारी सेल्स, सारी की सारी स्पर्म मदर सेल्स बाद में स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है, कोई भी वेस्ट नहीं होती हैं। जबकि oogenesis में क्या होता है, जो oogonia होती है उसमें माइटोसिस होता है पहले, और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी oocyte बन जाएगी, ठीक। फिर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो है यहीं पे ये रुका रहता है, यहीं पे अरेस्ट रहता है, ठीक है। और ये बर्थ के टाइम पर होता है। फिर जब प्यूबर्टी आती है तो जो ये प्राइमरी oocyte है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, सेकेंडरी oocyte में। और यहाँ पर जो है एक पोलर बॉडी का भी फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, पोलर बॉडी का। देखिए यहाँ पे ये जो पोलर बॉडी कितनी छोटी है और सेकेंडरी oocyte कितनी बड़ी, और उस सेकेंडरी oocyte का फिर से जब डिवीजन होगा तो यहाँ पर क्या होता है, एक सेकेंड पोलर बॉडी बनती है। क्या बनती है, सेकेंड पोलर बॉडी। और लास्ट में ओवम का फॉर्मेशन होता है मियोटिक डिवीजन के बाद, ठीक है। तो ये काफी वेस्टफुल प्रोसेस है। यहाँ पर एक ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है, जबकि यहाँ पे 4 स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, और दोनों हैप्लॉइड कंडीशन में है। अब हम पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या पढ़ने वाले हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ने पर हमें क्या पता चल रहा है कि ये रिप्रोडक्टिव साइकिल है, फीमेल प्राइमेट्स में पाई जाती है। किसमें, फीमेल प्राइमेट्स में। केवल ये ह्यूमन फीमेल में नहीं पाई जाती, ये मंकी, एप, ह्यूमन बीइंग सब में पाई जाती है, जितने भी प्राइमेट्स होते हैं, ठीक है। फिर इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, जो कि रिप्रोडक्टिव साइकिल है। और ये जो है द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, जो पहली बार मेंस्ट्रुअल फ्लो किसी फीमेल में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेनार्की। क्या बोलते हैं, मेनार्की। और ये ह्यूमन फीमेल में कितने दिन तक चलता है, 28 से 29 दिन तक ये जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये हो जाता है 28 डेज में, ठीक है। समझ में आया। एक ओवम रिलीज होता है, ओवल्यूशन होता है सेकेंडरी फॉलिकल से, आपको पता है। आइए देखते हैं, इस डायग्राम से आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल समझाने में आसानी होगी, ठीक। चलिए देखते हैं। ये मेंस्ट्रुएशन का जो फर्स्ट डे होता है, यहाँ पे यूटेराइन वॉल पहले आप देख लीजिए कि जो है यहाँ पे यूटेराइन वॉल है, अभी कितनी ये थिन है, बहुत थिन है, ठीक। और धीरे धीरे फर्दर वो 29 डेज तक वो कितनी क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। देखिए ये पूरी थिक हो जाती है। क्यों, क्योंकि इसको पता होता है कि अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो मुझे एक जो है एम्ब्रियो को या एक जाइगोट को कैरी करना होगा। उसके लिए क्या करती है, लाइनिंग रेडी करती है, ठीक है, हर 28 डे पे। तो इसलिए यहाँ पे थिन है और यहाँ पे काफी थिक हो गई, पहली चीज हो गई, ठीक। हार्मोन का जो लेवल है, एक से जो प्रोजेस्टेरॉन है 15 दिन तक नॉर्मल ही रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। फिर 15 दिन से बढ़ता हुआ 25वें दिन काफी ऊपर हो जाता है, और 25वें दिन के बाद फिर से ये डाउन होने लगता है। एस्ट्रोजन भी पहले क्या होता है, नॉर्मल रहता है, फिर 13वें दिन वो काफी हाई हो जाता है, फिर डाउन होता है, फिर 25वें दिन काफी हाई होता है, और फिर से नॉर्मल होने लगता है, ठीक। अब फॉलिकल में क्या है, डेवलपिंग फॉलिकल है। यहाँ पे उनकी स्टेजेस देखिए, वो यहाँ पे सेकेंडरी oocyte डेवलप हुई और यहाँ पे ओवल्यूशन होता है लगभग 15th डे पर, ठीक है। यहाँ पे प्रेगनेंसी के सबसे ज़्यादा चांसेस भी होते हैं।
फिर यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, फिर यहाँ रिग्रेसिंग होने लगती है और ये क्या होता है, अगर यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो ओवम है वो डिजेनरेट हो जाता है और वो ब्लड के फॉर्म में आ जाता है और मेंस्ट्रुअल फ्लो हो जाता है। ठीक है, FSH का क्या है, यहाँ 15th डे पे FSH और LH दोनों ही क्या होते हैं, काफी एक्टिव होते हैं 15th डे पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1 से लेकर के 29 डे पर क्या क्या चेंजेस होते हैं हमने यहाँ पे उसको समझा है। जो मेजॉरिटी ऑफ इवेंट्स होते हैं वो जो है यहाँ पे दिखाए गए हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज जो होता है ये साइकिल मेंस्ट्रुअल फेज से स्टार्ट होती है और मेंस्ट्रुअल फ्लो जब होता है ये 3 से 5 दिन तक होता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो मतलब जब डिजेनरेट होता है जो एग, वो क्या और ये पूरी जो यूटेराइन वॉल होती है तो वो भी क्या हो जाती है, डिजेनरेट हो जाती है या वहां से रिमूव होने लगती है। ये 3 से 5 दिन तक आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो रहेगा। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट है किसका, ब्रेकडाउन ऑफ इंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ यूटेरस एंड द ब्लड वेसल विच फॉर्म द लिक्विड दैट कम आउट थ्रू वजाइना। यहाँ पे क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम की वॉल होती है क्योंकि खुद को प्रिपेयर कर चुकी होती है कि ये एक जाइगोट को कैरी करेगी प्रेगनेंसी के टाइम पे, लेकिन जब प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ये क्या होता है, यहाँ का जो ओवम होता है वो डिजेनरेट होना शुरू हो जाता है, साथ साथ एंडोमेट्रियम की वॉल जो होती है वो भी डिजेनरेट हो जाती है। तो कुल मिलाकर के क्या होता है, एक थिक सा लिक्विड जो कि ब्लड के फॉर्म में होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ बाहर आता है वजाइना के थ्रू। ठीक है, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज में 29 डेज में कंप्लीट होती है, उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो मेंस्ट्रुएशन क्या है, it only occurs if the released ovum is not fertilized। मेंस्ट्रुअल फ्लो कब होगा, अगर जो ओवम है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, मतलब कि प्रेगनेंसी नहीं हुई है। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कोई मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होगा और उसी मंथ से मेंस्ट्रुअल फ्लो रुक भी जाता है जब तक कि पार्चुरेशन नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल में भी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब कि अगर प्रेगनेंसी होती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, प्रेगनेंसी नहीं होती तो मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर से अगले 28 डेज में फिर से होने लगेगी। ठीक है, However, it may also be caused due to the some other underlying cause like stress, poor health and etc. लेकिन कभी कभी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो पॉज भी हो जाती है, प्रेगनेंसी का ना होना तब भी ऐसा हो सकता है कि वो पॉज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो स्ट्रेस होता है, अगर कोई वुमन स्ट्रेस लेती है, ठीक, तो उसकी बॉडी में FSH, TH ये सब बनते नहीं है तो उस टाइम पर भी मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक सकती है। ठीक है, ये काफ़ी नॉर्मल चीज़ है। और अगर पुअर हेल्थ है, ब्लड की कमी हो या कोई ऐसी पुअर हेल्थ की कोई इश्यूज है तो भी मेंस्ट्रुअल फ्लो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ठीक है, The primary follicle in the ovary grow and become a fully mature Graafian follicle. Simultaneously, the endometrium of uterus regenerate through the proliferation. अब ये जो एंडोमेट्रियम है ये काफ़ी रीजनरेट हो जाता है कुछ दिनों बाद, फिर से अपने आप को पूरा मेंटेन कर लेता है। ये चेंज जो है ओवरी और यूटेरस में होते रहते हैं। ठीक है, और ये पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन पे डिपेंड करता है ये चेंज, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन और ओवेरियन हार्मोन। ठीक है, LH और FSH के बारे में मैंने आपको बताया था, इनका भी जो अमाउंट होता है ये भी डिसाइड करता है। और ये पीक पे कब होते हैं, मिडिल ऑफ द साइकिल, मतलब मेंस्ट्रुअल फ्लो के 14th डे पर ये पीक पे होते हैं, जिस दिन प्रेगनेंसी का सबसे ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि यहाँ पे ये हार्मोन्स ये क्या होते हैं, पीक पे होते हैं। ठीक है, और उसी दिन ओवल्यूशन भी होता है, 14 to 15 डे पर ओवल्यूशन होता है। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या होता है, ओवल्यूशन का जो फेज होता है ये काफ़ी यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म हो जाती है कार्पस ल्यूटियम में। जो ग्राफियन फॉलिकल है कार्पस ल्यूटियम में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और ये मेंटेन करती है एंडोमेट्रियम को। एंडोमेट्रियम जो होता है ये इम्प्लांटेशन के लिए जरूरी है, जिसमें जाकर के जाइगोट या फिर जो फीटस है वो ग्रो करेगा, तो उनका जो एंडोमेट्रियम का जो स्ट्रक्चर है काफी मेंटेन होने लगता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। प्रेगनेंसी के टाइम पे सारे इवेंट्स स्टॉप हो जाते हैं और कोई भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है और ये क्या होता है, एंडोमेट्रियम को भी डिजनरेट करने लगता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, मेकिंग अ न्यू साइकिल। और फिर 28 डे के बाद एक नई साइकिल शुरू हो जाती है, फिर से नया ओव्यूलेशन होगा और फिर से ये साइकिल शुरू हो जाएगी। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल अप्रॉक्सीमेटली 50 ईयर तक पर वुमन हो सकती है। ये अलग भी हो सकता है कुछ लोगों में, लेकिन जो एवरेज है ह्यूमन फीमेल का 50 ईयर तक मेंस्ट्रुएशन होता है। ठीक है, और जो लास्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो है
उसको हम क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। जबकि हमने फर्स्ट को क्या बोला था, मेनार्की। तो पहला मेंस्ट्रुअल फ्लो अगर मेनार्की है तो लास्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो को क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं। ठीक है। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन द इंडिकेटर ऑफ द नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज। अगर किसी भी वुमन का जो मेंस्ट्रुएशन है वो साइक्लिक है, मतलब प्रॉपर हो रहा है, तो उसका जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है इसका मतलब गुड है। ठीक है, तो ये माना जाता है। एंड द एक्सटेंट बिटवीन द मेनार्की एंड मेनोपॉज, और मेनार्की से लेकर के मेनोपॉज तक ये पूरा साइकिल कंप्लीट होता है। ठीक है। आगे है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन पढ़ना है हमें, और इस प्रोसेस में हम क्या देखते हैं, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो स्पर्म होता है वो अप्रोच करता है ओवम को। देखिए किस तरह से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, स्पर्म ने 3 स्पर्म है जो कि अप्रोच कर रहे हैं ओवम को, और इसमें से केवल एक स्पर्म जो है वो एंटर कर पाया है। किसको, जोना पेलुसिडा को। क्या है, पहले मैं ओवम का आपको स्ट्रक्चर एक बढ़िया सा दिखा देता हूँ कि स्ट्रक्चर में एक्चुअली होता क्या है। ओवम जो है इस तरह से है। ठीक है, तो जो सबसे पहली जो लेयर यहाँ पे सेल की जो काफी लेयर्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये क्या है, कोरोना रेडिएटा है। क्या है, कोरोना रेडिएटा, और उसके जस्ट अंदर क्या होता है, जोना पेलुसिडा होता है। पहले बाहर की तरफ क्या होगा, कोरोना रेडिएटा, और उसके अंदर होगा जोना पेलुसिडा। कोरोना रेडिएटा तक बहुत सारे स्पर्म पहुंच सकते हैं, लेकिन जो जोना पेलुसिडा होती है वहां तक केवल एक सिंगल स्पर्म ही पहुंच सकता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही किसी स्पर्म का एक्रोसोम एंटर करता है किसमें, जोना पेलुसिडा में, बाकी सारे स्पर्म के लिए वो क्या हो जाता है, वो तब बाकी जो स्पर्म होते हैं उनके लिए ये एंटर नहीं होता, तब यहाँ पे उनके लिए नो एंट्री हो जाती है, मतलब वो नहीं आ सकते अंदर, क्योंकि आपका केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो चुका होता है। ठीक है, लेकिन ट्विंस के केस में कभी कभी देखा जाता है कि एक साथ दो स्पर्म ने ओवम को अप्रोच कर लिया तो ट्विंस की बर्थ होती है, लेकिन ये काफी रेयर है, नॉर्मल नहीं है। तो देखिए तो ये माना जाता है कि जोना पेलुसिडा को सिर्फ एक स्पर्म ही अप्रोच कर सकता है। ठीक है, तो जोना पेलुसिडा है, लेयर है ओवम की, और इट इंड्यूस द चेंज इन मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। ये क्या करता है, एक स्पर्म के एंटर करते ही बाकी स्पर्म के लिए जो एंट्री है वो ब्लॉक कर देता है। कौन, जोना पेलुसिडा। Thus ensure the only one sperm can fertilize an ovum। ये इंश्योर करता है, जरूरी भी है कि केवल कोई एक स्पर्म ही ओवम को फर्टिलाइज करे। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। फिर क्या होता है, कंप्लीट जब हो जाता है मेयोटिक डिवीजन जो है सेकेंडरी oocyte का, जो सेकेंडरी oocyte है, जब उसका कंप्लीशन हो जाता है मेयोटिक डिवीजन का, तो क्या होता है, सेकेंड मेयोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है, और ये अनइक्वल रिजल्ट देता है। सेकेंडरी पोलर बॉडी बनाता है, सेकेंड पोलर बॉडी, और हैप्लॉइड ओवम बनाता है। सून द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड द ओवम फ्यूज टुगेदर फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। अब जो हमारा स्पर्म था वो भी हैप्लॉइड, जो हमारा ओवम था वो भी, दोनों मिल करके डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ये डिप्लॉइड यहाँ पर जो हमारा ये ओवम था, ये हमारा ओवम और स्पर्म का फ्यूजन हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दोनों के जो न्यूक्लियस है वो एक दूसरे से फ्यूज होते हैं, और यहाँ से जाइगोट का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है उसके बाद कुछ ही दिनों में क्लीवेज शुरू हो जाता है। क्या होता है, क्लीवेज शुरू हो जाता है, मतलब जो सेल्स हैं वो एक दूसरे से डिवाइड होते होते मलबेरी का शेप ले लेती हैं। मलबेरी शेप मतलब शहतूत जैसे, उसमें छोटे छोटे बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं एक ही फ्रूट के अंदर, जो एक सिंगल फ्रूट होता है एक्चुअली उसमें बहुत सारे और छोटे छोटे फ्रूट्स होते हैं, ग्रुप ऑफ फ्रूट है। तो मलबेरी का जो शेप ले लेता है इसी को हम क्या बोलते हैं, मॉरुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉरुला। जब जाइगोट इतना डिवाइड हो जाए कि वो मलबेरी की तरह दिखने लगे तो उसको हम मॉरुला बोलते हैं, और ये मॉरुला बन जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से, यहाँ पे क्या है, ओवल्यूशन हुआ, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर उनका जो स्पर्म और ओवम के जो न्यूक्लियस है एक दूसरे से इंटरमिक्स होते हैं और मॉरुला बनने लगता है। ठीक है, फिर ब्लास्टोसिस्ट, इस तरह से डिवीजन होते होते ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन किस में हो जाता है, यूटेराइन वॉल में। देखिए इम्प्लांटेशन हो गया है, अब यहाँ से इम्प्लांटेशन शुरू हो गया, तो अब धीरे धीरे इसमें क्या होगा, अम्बेलिकल कॉर्ड, या फिर जिसको गर्भनाल बोलते हैं उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अम्बेलिकल कॉर्ड का। ठीक, ब्लास्टोमेयर इज कॉल्ड मॉरुला। जो मॉरुला मैंने बताया उसको ब्लास्टोमेयर भी बोलते हैं। मॉरुला कंटिन्यू डिवाइड होता जाता है, ब्लास्टोसिस्ट बनाता है।
ठीक है। और ब्लास्टोसिस्ट अरेंज होते हैं एक आउटर लेयर में जिसको क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। उसके ऊपर जो आउटर लेयर होती है उसको ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। और इसके अंदर इनर सेल मास होता है, मतलब एक सेल्स का मास होता है, ढेर सारी सेल्स का। और ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट अटैच टू द एंडोमेट्रियम, और वो अटैच हो जाता है इनर मास से और वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करने लगता है। ठीक है। अब एम्ब्रियो क्या होता है, धीरे धीरे डेवलप होता जाता है यूटेराइन वॉल से अटैच होने के बाद, और फिर क्या बना देता है, फीटस बना देता है। एम्ब्रियो और फीटस में क्या डिफरेंस है, मेनली आप देखिए जो फीटस होता है वो एक ऐसी कंडीशन है जब आप एम्ब्रियो के सारे ऑर्गन को आइडेंटिफाई करने लगते हैं, तब उसको हम फीटस बोलने लगते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाता है और यहीं पे क्या होता है, आपका फीटस का फॉर्मेशन होने लगता है और ये प्रेगनेंसी को लीड करता है। ठीक है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मतलब फीटस तो बन गया, आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा। ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये यहाँ पे आपको क्या क्या दिखा रहा है, एम्बेलिकल कॉर्ड का फॉर्मेशन हो गया है, जो कि क्या ले रहा है, यहाँ से न्यूट्रिशन ले रहा है। ठीक है। एम्बेलिकल कॉर्ड विद द वेसल्स, इसमें ढेर सारी वेसल्स हैं। कैविटी ऑफ यूटेरस, यहाँ पे क्या है, यूटेरस की कैविटी है ये पूरी, यहाँ पे एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। ठीक है। और यहाँ पे प्लग ऑफ म्यूकस का प्लग है जो सर्विक्स पे है। ठीक है। प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा या एम्बेलिकल कॉर्ड है जो कि ये कनेक्शन होता है किसके किसके बीच में, मदर और चाइल्ड के बीच में। ओके। तो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है जिससे एम्ब्रियो को क्या मिलने लगता है, न्यूट्रिशन मिलने लगता है मैटरनल बॉडी से। ठीक है। अब कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी हैं जो कि यहाँ पे हमें हेल्प करती हैं, कुछ हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। ठीक। और प्लेसेंटा आल्सो एक्ट एंड द endocrine tissue that produce the several hormone like the human chronic gonadotropin, फिर ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, ये सारे हार्मोन का अब कौन सिक्रीट करने लगता है, प्लेसेंटा ही सिक्रीट करने लगती है। और प्रेगनेंसी के टाइम पे एक हार्मोन जिसको रिलैक्सिन बोलते हैं, ये सिक्रीट होता है ओवरी से। क्या होता है, ओवरी से सिक्रीट होता है। उसके बाद फिर ये सारे हार्मोन्स और कुछ हार्मोन से जैसे एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्ट्रॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, ये सारे हार्मोन्स भी हमें प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है कि एम्ब्रियो को बढ़ने में मदद देते हैं। ठीक है। आर इंक्रीज द सेवरल फोल्ड इन द मैटरनल ब्लड, और ये मैटरनल ब्लड में बहुत तेजी से बहते रहते हैं, इसीलिए जो प्रेगनेंसी का टेस्ट बहुत आसानी से आप कर सकते हो हार्मोन का एक्टिविटी देख करके। ठीक है। एंड द मेटाबॉलिक चेंज इन द मदर एंड मेंटेन द प्रेगनेंसी, ये मेटाबॉलिक चेंज लाते हैं और प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन के जस्ट बाद इनर मास सेल जो एम्ब्रियो होता है वो डिफरेंशिएट होने लगता है, किसमें, डिफरेंशिएट होने लगता है इनटू आउटर लेयर, जिसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म। ये तीन पार्ट में डिफरेंशिएट हो जाता है। एंडोडर्म अलग बनाएगा ऑर्गन्स, एक्सोडर्म अलग बनाएगा, मेसोडर्म अलग बनाएगा। ठीक है। जब आप ऑर्गन्स के बारे में पढ़ोगे तो डिटेल में पढ़ोगे, जैसे मेसोडर्म ब्लड को बनाता है, मैं एक एग्जांपल भी आपको दे देता हूँ। तो इनमें क्या होता है, डिफरेंशिएशन हो जाता है, उनका फेट अलग हो जाता है और अपना अपना ऑर्गन का फॉर्मेशन ये तीनों जर्म लेयर करते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। किसको, हमारा जो एम्ब्रियो होता है उसको हम जो हमारा ये जाइगोट होता है, बाद में वो ट्रिप्लोब्लास्टिक जाइगोट बन जाता, एम्ब्रियो बन जाता है, क्योंकि उसमें 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। आफ्टर 9 मंथ ये प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है। ये कैट, ह्यूमन और एलिफेंट में अलग अलग भी हो सकती है। ठीक है। तो आफ्टर 9 मंथ ह्यूमन में क्या होता है कि ये पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो का कंप्लीट हो जाता है। और सबसे पहले हार्ट का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस वो हमारा क्या होता है, हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, जो डॉक्टर स्टेथोस्कोप से आसानी से सुन लेता है। बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ के एंड प्रेगनेंसी में फीटस जो है लिम्स और डिजिट मतलब उंगलियों को डेवलप कर लेता है। ठीक। 12 हफ्ते के बाद, जिसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, मेजर ऑर्गन सिस्टम बन चुके होते हैं, जैसे कि लिम्स, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन एज वेल एज डेवलप्ड। ठीक है। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन पता चल जाता है, मतलब आप जेंडर को देख करके ही पता लगा सकते हो। ठीक है। एंड ऑफ 24 वीक 24 हफ्ते के बाद बॉडी इज कवर्ड विद द फाइन हेयर, आईलिड सेपरेटेड, मतलब यहाँ पे आईलिड्स बन जाती हैं, हेयर्स भी आ जाते हैं, आई लैशेस भी आ जाते हैं। 9 मंथ के बाद जो प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है, फीटस फुली डेवलप हो जाता है और डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है।
ठीक है। अब आते हैं पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन पे। पार्चुरेशन क्या है? जब हम चाइल्ड की बर्थ को देखते हैं तो वही चाइल्ड बर्थ ही पार्चुरेशन कहलाता है, ठीक है। ये सिग्नल होता है पार्चुरेशन, द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस इज कॉल्ड पार्चुरेशन, इट इंड्यूस्ड बाय द कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ये न्यूरोलॉजिकल एंड एंडोक्राइन मैकेनिज्म से क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड कराया जाता है, ठीक है। और जो फुली डेवलप्ड फीटस होता है प्लेसेंटा के साथ माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ वो क्या हो जाता है, इजेक्ट रिफ्लेक्स, और बाहर की तरफ इजेक्ट होने लगता है, ठीक है, इजेक्शन होने लगता है। और दिस ट्रिगर रिलीज द ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है जो कि मैटरनल पिट्यूटरी से निकलता है, मदर की पिट्यूटरी से निकलता है। ऑक्सीटोसिन जो है यूटेराइन मसल्स को एंड कॉज द स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, यूटेराइन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अलाउ करती है, वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है, और कॉन्ट्रैक्शन से ऑक्सीटोसिन जो कॉन्ट्रैक्शन कराता है धीरे धीरे क्या होता है, ये स्ट्रॉन्गर होते जाते हैं कॉन्ट्रैक्शन, और फिर क्या हो जाता है, जल्दी ही पार्चुरेशन हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है, ठीक है। फिर आफ्टर बर्थ अब हम उसको फीड कैसे कराएंगे, तो उसके लिए क्या होता है, लैक्टेशन होता है मैमरी ग्लैंड से, ठीक है। आफ्टर जब डिलीवरी हो जाती है, वहां पे जो सबसे पहला जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, काफी गाढ़ा सा मिल्क होता है जो कि चाइल्ड के लिए बहुत जरूरी होता है, न्यूबॉर्न बेबी के लिए। उसमें बहुत सारे ऐसी एसेंशियल चीजें होती है जिनको वो फीड करता है, जिन पर तो उसको बीमारियां नहीं होती, ठीक है। एक हेल्दी बेबी के लिए कोलेस्ट्रम को फीड करना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। तो ब्रेस्ट फीडिंग जो है बहुत जरूरी होती है एक हेल्दी बेबी के लिए। तो इस तरह से हमने जो आज हमने कंप्लीट किया स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, प्रेगनेंसी एंड पार्चुरेशन, उसके बाद हमने लैक्टेशन तक का पार्ट कवर कर लिया है। तो गाइज हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।